दोस्तों नमस्कार। आज आप सभी के बीच एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हूँ। मतदाता सूची में विद्यमान त्रुटियां जैसे डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज और फोटो सिमिलर एंट्रीज का किस तरीके से वेरिफिकेशन किया जाए और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो अद्यतन गाइडलाइन जारी किया गया है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए किस तरीके से नियमानुसार उसका वेरिफिकेशन करते हुए संबंधित प्रविष्टियों का निष्पादन किया जाए और मतदाता सूची से वैसे प्रविष्टियों को विलोपित किया जाए। तो दोस्तों इसे थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं और इससे आपको कार्य करने में बहुत ही मदद मिलेगी और किस तरीके से नियमानुसार इसे डिस्पोजल किया जाना है इस चीज को भी आप समझने में सक्षम होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि आखिर डीएससी और पीएससी होता क्या है। दोस्तों कई बार आपने यह देखा होगा कि मतदाता सूची में एक ही इलेक्टर का नाम एक से अधिक बार दर्ज पाया जाता है। ठीक इसी तरीके से किसी इलेक्टर का जो फोटो होता है वह किसी दूसरे इलेक्टर के फोटो के स्थान पर भी लगा हुआ आपने देखा होगा। यह दरअसल मतदाता सूची में विद्यमान त्रुटियां हैं और इस तरह के मतदाताओं को चिन्हित करते हुए आयोग द्वारा वैसे सभी त्रुटियों को मतदाता सूची से हटाने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों समझते हैं पहले कि डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज यानी कि डीएससी क्या होता है और फोटो सिमिलर एंट्रीज क्या होता है और दोनों में फर्क क्या होता है। डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज वैसे प्रविष्टियों को कहा जाता है जिसके नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन का जो प्रकार होता है और जो रिलेटिव का नाम होता है उसका इमेज और उसका एड्रेस। संभव है कि इन सभी प्रविष्टियों में सिमिलरिटी हो, समानता हो। यह संभव है कि कोई एक या दो प्रविष्टियां जैसे उसका इमेज और जैसे उसका एड्रेस ये डिफरेंट हो। आपने पिछले कुछ वर्षों में जो डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज की चेकलिस्ट का वेरिफिकेशन किया होगा उसमें आपने देखा होगा कि उनके नाम और अन्य डिटेल तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन कई बार इस तरह की चीजें भी होती है कि उनका इमेज एक दूसरे से मैच नहीं करता है, उनका एड्रेस एक दूसरे से मैच नहीं करता है। तो इस तरह की स्थिति डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज में आ सकती है। जहां तक फोटो सिमिलर एंट्रीज का प्रश्न है तो यह संभव है कि उसके अन्य सभी डिटेल जैसे उसका नाम, उसका जेंडर, उसका डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन टाइप, रिलेटिव का जो नाम होता है वो सभी एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन उनका जो फोटो है वो सिमिलर हो। तो इस तरह की प्रविष्टियां जो मतदाता सूची में पाई जाती है उसे फोटो सिमिलर एंट्रीज कहा जाता है। दोस्तों इसे भी आयोग के द्वारा कैटेगराइज किया गया है। इसे विद इन पार्ट, अक्रॉस द पार्ट, विद इन कंस्टिट्यूएंसी और अक्रॉस द एसी, इन तीन प्रवर्गों में रखा गया है। विद इन पार्ट डीएससी और विद इन पार्ट पीएससी का संबंध किसी एक मतदान केंद्र क्षेत्र के मतदाता सूची से होता है जिसमें या तो एक से अधिक बार किसी इलेक्टर का नाम दर्ज होता है अथवा किसी इलेक्टर का फोटो किसी दूसरे इलेक्टर के फोटो के स्थान पर वो लगा हुआ पाया जाता है। दूसरा है अक्रॉस पार्ट विद इन एसी। अक्रॉस पार्ट की स्थिति में किसी इलेक्टर का नाम एक से अधिक पार्ट में दर्ज पाया जाता है। अक्रॉस एसी का अर्थ है कि किसी इलेक्टर का नाम एक से अधिक विधानसभा में दर्ज पाया गया है। दरअसल सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस तरह की प्रविष्टियों को चिन्हित करते हुए इसका क्लस्टर ERO-नेट पर उपलब्ध कराया गया है। अब जांच यह करना है कि उस प्रविष्टियों में कौन सा प्रविष्टि सही है और कौन सा प्रविष्टि गलत है। यह संभव है कि एक ही नाम, एक ही उम्र, एक ही जेंडर से जुड़े हुए जो इलेक्टर हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इसका फील्ड वेरिफिकेशन किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत एसओपी की। आयोग के द्वारा एक कंसोलिडेटेड पत्र निर्गत किया गया है जिसमें मतदाता सूची से किसी मतदाता का विलोपन किस तरीके से किया जाना है इसके संबंध में एक एसओपी निर्धारित किया गया है। इसी एसओपी के माध्यम से
फोटो सिमिलर एंट्रीज और डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज के डिलीशन के संबंध में एसओपी निर्धारित करते हुए निर्देश दिया गया है कि संबंधित इलेक्टर का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के पूर्व उन्हें एक नोटिस फॉर्मेट ए में दिया जाना है। साथ ही साथ उसके साथ एक कंफर्मेशन लेटर भी दिया जाना है। यह नोटिस और कंफर्मेशन लेटर एक साथ स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड एडी के माध्यम से संबंधित इलेक्टर को भेजा जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मेट ए और ये कंफर्मेशन लेटर, यह इस चीज को फॉलो करना क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये फॉर्मेट ए क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, फॉर्मेट ए दरअसल संबंधित इलेक्टर को भेजा जाने वाला एक नोटिस है जो ईआरओ के द्वारा वाया स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड एडी के माध्यम से भेजा जाता है। संबंधित फॉर्मेट ए के साथ एक कंफर्मेशन लेटर भी संलग्न होता है। फॉर्मेट ए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नोटिस के माध्यम से संबंधित इलेक्टर को यह सूचना दी जाती है कि नियमानुसार वह जिस स्थान पर सामान्य तौर पर निवास कर रहे हैं उन्हें उसी स्थान की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज रखना चाहिए। साथ ही यह अनुरोध भी ईआरओ के माध्यम से किया जाता है। नोटिस फॉर्मेट ए के साथ संलग्न कंफर्मेशन लेटर में इलेक्टर के वर्तमान निवास स्थान के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने का ईआरओ के द्वारा अनुरोध किया जाता है ताकि वर्तमान निवास स्थान पर दर्ज उनकी प्रविष्टि को बनाए रखते हुए अन्य स्थान से विलोपित किया जा सके। फॉर्मेट ए के साथ संलग्न कंफर्मेशन लेटर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, में संबंधित इलेक्टर का इमेज और अन्य डिटेल होता है तथा ईआरओ के द्वारा संबंधित इलेक्टर से अनुरोध किया जाता है कि आप संबंधित कॉलम पर टिक लगाएं और उस पर अपना हस्ताक्षर अंकित करते हुए संबंधित कंफर्मेशन लेटर को भाया ईमेल या पोस्ट अथवा जो भी आपके लिए सुगम साधन हो उस माध्यम से ईआरओ कार्यालय को उपलब्ध करा दें। आयोग द्वारा जो पूर्व में दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे उसके मुताबिक फॉर्मेट ए नोटिस जनरेट किए जाने के ठीक 15वें दिन उस पार्ट के बीएलओ को असाइन किया जाना था, लेकिन आयोग द्वारा इस 15 दिनों की अवधि को शिथिल करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि ईआरओ संबंधित बीएलओ को असाइन कर सकते हैं और उसका फील्ड वेरिफिकेशन का कार्य कराया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में बीएलओ ऐप पर पीएससी और डीएससी टाइल्स के अंतर्गत चेकलिस्ट उपलब्ध है। बीएलओ द्वारा उसका वेरिफिकेशन किया जाना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा और इसके संबंध में आयोग के द्वारा क्या एसओपी निर्धारित किया गया है। बीएलओ ऐप पर उपलब्ध पीएससी टाइल्स को क्लिक करने पर वहां आपके स्क्रीन पर तीन अलग अलग टाइल्स, तीन अलग अलग ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन पीएससी आइडेंटिफाइड, दूसरा चेकलिस्ट सबमिशन और तीसरा जनरेट फॉर्मेट रिक्वेस्ट का आपके स्क्रीन पर आता है। पीएससी आइडेंटिफाइड पर क्लिक करने पर आप वहां संबंधित इलेक्टर का पीएससी डिटेल्स देख सकते हैं कि वह कौन कौन सा इलेक्टर है, उसका क्रम संख्या क्या है और अन्य जो भी डिटेल आपको देखना हो वो चीजें आप वहां देख सकते हैं। जनरेट चेकलिस्ट ऑप्शन पर जाने पर वहां आपको एक चेकलिस्ट, एक पेज आपके सामने ओपन होकर आता है जिसमें संबंधित इलेक्टर का इमेज, उसका नाम और अन्य डिटेल अंकित होता है। उसके ठीक नीचे रिस्पांस ऑफ फॉर्मेट ए का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है। रिस्पांस ऑफ फॉर्मेट ए को अपलोड करने का भी नीचे ऑप्शन दिया गया है। रिस्पांस ऑफ फॉर्मेट ए का अर्थ हुआ कि संबंधित इलेक्टर को जो कंफर्मेशन लेटर और जो नोटिस भेजा गया था उस कंफर्मेशन लेटर के संबंध में, उस नोटिस के संबंध में कंसर्न इलेक्टर द्वारा ईआरओ को कंफर्मेशन दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है। यदि नहीं दिया गया है, उस कंफर्मेशन लेटर को बीएलओ प्राप्त करेंगे और उसे वहां अपलोड करेंगे। लेकिन इस कार्य को किए जाने से पहले यहाँ यह समझना आवश्यक है कि ईआरओ के द्वारा जो नोटिस फॉर्मेट ए में संबंधित कंसर्न इलेक्टर को भेजा गया था या भेजा जा रहा है, उसके संबंध में भी 3 तरह की स्थितियां हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए ही
आपको कंफर्मेशन लेटर अथवा अन्य कार्रवाई के संबंध में कार्य करना चाहिए या विचार करना चाहिए। यह संभव है कि ईआरओ के द्वारा संबंधित इलेक्टर को डाक के माध्यम से जो नोटिस निर्गत किया गया था वह किसी कारण से संबंधित इलेक्टर को सर्व नहीं हो सके और वह रिटर्न होकर ईआरओ कार्यालय आ जाए। इसका कारण यह भी हो सकता है कि कंसर्न इलेक्टर वर्तमान में उस दिए गए पते पर निवास नहीं कर रहा है या जो नोटिस भेजा गया है उस नोटिस में जो पता दर्ज है वह पता त्रुटिपूर्ण है और उसके कारण वह कंसर्न इलेक्टर को सर्व नहीं हो पाया। दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि ईआरओ के द्वारा जो नोटिस कंसर्न इलेक्टर को भेजा गया है वह उन्हें रिसीव हो चुका है लेकिन वह उसका कोई भी रिस्पांस ईआरओ को उन्होंने नहीं दिया है। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि कंसर्न इलेक्टर को वह लेटर रिसीव हुआ हो, वह नोटिस रिसीव हुआ हो और कंसर्न इलेक्टर उस कंफर्मेशन लेटर के माध्यम से ईआरओ को सूचना भेज चुका हो। आयोग के निर्देशानुसार आपको इस परिस्थिति में सर्वप्रथम कंसर्न इलेक्टर से जाकर मिलना है, उन्हें उनका डिटेल दिखाना है और डिटेल दिखाने के उपरांत उनसे कंफर्मेशन लेटर के संबंध में चर्चा करनी है। यदि कंफर्मेशन लेटर प्राप्त नहीं होता है तो जहां कंफर्मेशन लेटर आपको रिसीव नहीं हुआ है या कंसर्न इलेक्टर को इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि उनके पते पर हुआ कंफर्मेशन लेटर और वो नोटिस गया था अथवा नहीं गया था, इसकी सूचना उन्हें मिली थी अथवा नहीं मिली थी और इस संबंध में इस कंसर्न इलेक्टर को क्या करना था इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बीएलओ चेकलिस्ट में उपलब्ध आगे के ऑप्शन पर विचार करेंगे। तो आप देखेंगे कि वहाँ 3 तरह के ऑप्शन हैं। पहला है ओरिजिनल ऑप्शन का अर्थ यह है कि कंसर्न इलेक्टर का इमेज और अन्य सभी डिटेल यदि सही है और आपके फील्ड वेरिफिकेशन में सही है पाया गया है तो उसे आप ओरिजिनल मार्क कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि कंसर्न इलेक्टर के संबंध में आपको यह सूचना प्राप्त होती है कि वह एब्सेंट है, शिफ्टेड है अथवा उनकी मृत्यु हो चुकी है तो वैसी स्थिति में आपको दूसरा ऑप्शन ASD वाला मार्क करना है। यदि कंसर्न इलेक्टर के संबंध में इलेक्टर के द्वारा आपको यह सूचना दी जाती है कि इस चेकलिस्ट में जो इमेज है वह इमेज मेरा नहीं है, वह इमेज किसी अदर इलेक्टर का है, तो ऐसी स्थिति में आपको कंसर्न इलेक्टर का इमेज अपने मोबाइल से कैप्चर करते हुए वहाँ दिए गए ऑप्शन पर अपलोड कर देना है। यदि आप ASD मार्क करते हैं तो आपको फॉर्म 7 भरने का ऑप्शन दिया जाता है। डू यू वांट टू फिल फॉर्म 7? यस, नो। यदि आपको भरना है तो उसे आप यस करेंगे, वो फॉर्म 7 वहाँ से सबमिट हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ यदि आप फ़ोटो चेंज करने के लिए फ़ोटो अपलोड करने के ऑप्शन पर जाते हैं तो आपको वहाँ फ़ोटो अपलोड करने के साथ ही फॉर्म 8 सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। बात आती है रिमार्क्स की। तो पहला रिमार्क्स फॉर्मेट A के संबंध में दिया गया था, तो वहाँ चूँकि आपको कंफर्मेशन लेटर प्राप्त नहीं हुआ है तो जैसी स्थिति हो, यदि आपको कंफर्मेशन लेटर प्राप्त हुआ है तो कंफर्मेशन लेटर रिसीव्ड एंड अपलोडेड, प्राप्त नहीं हुआ है तो जैसी जी स्थिति है कंफर्मेशन लेटर नोट रिसीव्ड, इस तरह का कुछ रिमार्क्स आपको वहाँ मेंशन करना होगा। इसी तरह से सबसे निचले वाला जो रिमार्क्स, सबसे निचले वाले कॉलम में जो रिमार्क्स, जिस रिमार्क्स की आपसे अपेक्षा की गई है उस रिमार्क्स में आपको अपने फिजिकली वेरिफिकेशन के क्रम में आपने क्या देखा, आपने क्या पाया, अपने इस फाइंडिंग को आप वहाँ मेंशन करते हुए सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से आपके पार्ट में उपलब्ध कराए गए सभी एक चेकलिस्ट को आपको वेरीफाई कर लेना है और उसे सबमिट कर देना है। किसी भी परिस्थिति में कोई BLO किसी दूसरे पार्ट के चेकलिस्ट का वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। उनके पार्ट में जो इलेक्टर निवास कर रहे हैं और उस पार्ट में की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है तो सिर्फ उन्हीं वैसे ही इलेक्टर का वो वेरिफिकेशन उन्हें करना है। DSC के मामले में आपको DSC टाइल्स पर क्लिक करने पर वहाँ जो पेज आपके स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है उस स्क्रीन पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई पड़ता है।
डीएससी आइडेंटिफाइड रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन का। तो यहाँ डीएससी आइडेंटिफाइड पर क्लिक करने पर आपके पार्ट से जुड़े हुए या आपके पार्ट के जो मतदाता सूची है उस मतदाता सूची में जिन इलेक्टर का नाम दर्ज है उसका डिटेल्स आपके डीएससी आइडेंटिफाइड ऑप्शन में उपलब्ध होगा। रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन पर क्लिक करने पर वहाँ आपको आपके पार्ट से संबंधित डीएससी का डिटेल्स दिखाई पड़ेगा, जिसे आप एक एक कर ओपन करते हुए उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। चेकलिस्ट पर क्लिक करने के उपरांत आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से डीएससी का चेकलिस्ट अपीयर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि चेकलिस्ट में इलेक्टर का डिटेल्स दिया हुआ है और साथ ही साथ फॉर्मेट ए कलेक्ट करने का तथा उसे अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस संबंध में आयोग का डायरेक्शन यह है कि आपको फिजिकली संबंधित इलेक्टर के घर जाकर उनसे मिलना चाहिए। यदि उनके पास कंफर्मेशन लेटर उपलब्ध है, अर्थात ईआरओ के द्वारा संबंधित इलेक्टर को जो कंफर्मेशन लेटर और जो नोटिस भेजा गया था उसे उन्होंने रिसीव किया था, उसे उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित इलेक्टर से उनके हस्ताक्षर युक्त कंफर्मेशन लेटर को आपको प्राप्त कर लेना है और उसे अपलोड कर देना है। अन्यथा दूसरी स्थिति में यदि कंफर्मेशन लेटर प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में उनसे फॉर्म 7 भरवाते हुए कलेक्ट करना है। संबंधित इलेक्टर को कंफर्मेशन लेटर प्राप्त नहीं हुआ है, वैसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आपके पास अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप मैनुअली उसका फॉर्म 7 प्राप्त करेंगे। डीएससी और डीएससी के डिस्पोजल के संबंध में आयोग द्वारा जो एसओपी निर्धारित किया गया है, मैंने उसे काफ़ी डिटेल से और काफ़ी सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अवधि से संबंधित जो संसूचित कार्यक्रम है उसके अंतर्गत 26 दिसंबर तक दावा आपत्ति का निष्पादन किया जाना है। 5 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन निर्धारित है। ऐसी स्थिति में आपको 26 दिसंबर से पूर्व तक सभी पीएससी और डीएससी चेकलिस्ट का वेरिफिकेशन करते हुए उसका सबमिशन करना आवश्यक है। आपको यह भी बात ध्यान में रखना है कि आपके चेकलिस्ट सबमिशन के उपरांत ही ईआरओ के द्वारा उसका प्रोसेसिंग किया जाना है। अतः मेरा यह अनुरोध होगा कि इस कार्य को आप जितनी जल्दी हो सके करके इसे समाप्त करें, ताकि ईआरओ के स्तर से इसका प्रोसेसिंग हो सके और नियमानुसार इसका निष्पादन किया जा सके। आप इस तथ्य से भलीभांति अवगत हैं कि चुनावी वर्ष में किसी भी प्रकार का डिलीशन या अथवा किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकना संभव नहीं है। इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र आप फील्ड वेरिफिकेशन करें और कंसर्न इलेक्टर का यदि कंसर्न इलेक्टर का डीएससी पाया जाता है तो या तो उनसे कंफर्मेशन लेटर प्राप्त करें अथवा फॉर्म 7 प्राप्त करते हुए उसका चेकलिस्ट सबमिट कर दें, ताकि समय डीएससी और पीएससी से संबंधित जो प्रविष्टियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उसका निष्पादन किया जा सके। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं।